भगत सिंह, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हम उस कहानी को जानते हैं जो इस शहादत तक ले गई? मेरा मतलब है वो विवादास्पद कानूनी प्रक्रिया, वो मुकदमा जिसके चलते इस महान नायक को फांसी हुई। अक्सर इस कहानी को ठीक से समझा नहीं गया। तो आज चलिए उसी मुकदमे की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या था। जरा इन शब्दों को सुनिए। उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? ये वो ठंडे कठोर शब्द हैं जिन्होंने एक क्रांतिकारी की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। ये है मौत का वारंट। पर सवाल यह है कि ये दस्तावेज बना कैसे? इस तक पहुंचने की कहानी क्या थी? चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराई से पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके लिए ये वारंट जारी हुआ। कौन था वो, और ब्रिटिश राज ने उस पर आखिर औपचारिक तौर पर आरोप क्या लगाए थे? तो देखिए, ये आरोप कितने संगीन थे। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन का मामला नहीं था, नहीं। राज के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या और विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल। इन आरोपों को देखकर ही साफ पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को देश के लिए कितना बड़ा खतरा मानती थी। तो सवाल ये उठता है कि भगत सिंह पर ये इतने गंभीर आरोप लगे कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, फैसले से पहले की कहानी में। उन बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने भगत सिंह को सीधे सीधे औपनिवेशिक सरकार के सामने ला खड़ा किया था। ये टाइमलाइन देखिए, ये घटनाओं की पूरी कड़ी को साफ कर देती है। सब कुछ शुरू हुआ नवंबर 1928 में, जब लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु हुई। बस इसी का बदला लेने के लिए दिसंबर में सॉन्डर्स की हत्या की गई और फिर अप्रैल 1929 में असेंबली में वो मशहूर बम फेंका गया। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन इसी घटना ने उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस और आखिरकार फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। और ये बात बहुत जरूरी है। उनका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं, जैसा कि उन्होंने अपने फेंके हुए पर्चे में साफ साफ लिखा था। उनका उद्देश्य था बहरों को सुनाना, मतलब अपनी आवाज, अपनी बात ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक पहुंचाना, पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचना कि देश में क्या हो रहा है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उस असाधारण और सच कहूं तो बेहद विवादास्पद कानूनी प्रक्रिया पर, जिसने भगत सिंह से न्याय पाने का जो एक सामान्य रास्ता होता है वो ही छीन लिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह पर असल में दो अलग अलग मुकदमे चले थे। पहला दिल्ली में असेंबली बॉम्ब केस के लिए, उसमें उन्हें और बी के दत्त को उम्र कैद हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, उन्हें लाहौर ले जाया गया। वहां उन पर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया, और इसी केस में उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ मौत की सजा सुनाई गई। तो सोचिए, एक ऐसा केस जिसमें 600 से ज्यादा गवाह थे, उसे सरकार ने इतनी जल्दी जल्दी कैसे निपटा दिया? इसका जवाब है ये अध्यादेश, वाइसराय लॉर्ड इरविन का एक खास इमरजेंसी ऑर्डर। इसने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी खास अदालत थी जिसे सामान्य कानून को ताक पर रखकर तेजी से फैसला सुनाने की पूरी ताकत दे दी गई थी। और इस ट्रिब्यूनल को जो ताकतें दी गई थीं, वो आज हम सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, मुकदमा आरोपी के बिना भी चल सकता था। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे, किसी ऊंची अदालत में नहीं। बस इसी एक नियम ने भगत सिंह और उनके साथियों के लिए कानूनी बचाव के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, अदालत के अंदर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन बाहर भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात बिछी हुई थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा बहस होती है वो महात्मा गांधी की भूमिका को लेकर होती है। सवाल ये कि क्या वो भगत सिंह को बचा सकते थे? देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील सवाल है। एक तरफ जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि गांधी इरविन समझौते को सफल बनाना उस वक्त की राजनीतिक जरूरत थी, जो शायद भगत सिंह की जान बचाने से ज्यादा जरूरी हो गई थी। और सजा माफी को समझौते की शर्त ना बनाना, वो इसी का सबूत मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इस मामले में गांधी जी का प्रभाव बहुत सीमित था और वाइसरॉय इरविन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह की फांसी ब्रिटिश राज की ताकत का एक प्रतीक बन चुकी थी। तो फिर उन आखिरी दिनों में क्या हुआ? कैसे ये पूरी कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची और कैसे भगत सिंह हमेशा हमेशा के लिए एक शहीद बन गए? फांसी की सजा तय होने के बाद भी पता है, कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। कोशिशें जारी थीं। लंदन में प्रिवी काउंसिल तक अपील की गई।
जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी, लेकिन वो खारिज हो गई। फिर लाहौर हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गईं, वो भी खारिज। हालत ये थी कि फांसी की सुबह तक आखिरी कोशिशें की जा रही थीं, पर सच तो ये था कि उस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने न्याय के सारे रास्ते बहुत पहले ही बंद कर दिए थे। और फिर 23 मार्च 1931 की वो शाम आई। भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 23 साल। भगत सिंह का ये पूरा मुकदमा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि जब कानून को न्याय देने के बजाय सत्ता को बनाए रखने का एक हथियार बना दिया जाए, तो फिर न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त भी जरूरी था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है।